नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस कवि आप सभी का जीके टूटन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो बायोलॉजी का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका नाम है पाचन तंत्र। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब पाचन तंत्र में क्या है इसके बारे में अभी जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सब हैं मनुष्य, और मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में भोजन का पाचन होता है आहार नाल में। तो मनुष्य के शरीर में आहार नाल होती है, उसमें भोजन का पाचन होता है। ये जो आहार नाल होती है इसकी लंबाई होती है 8 से और 10 मीटर, यानी कि आहार नाल हमारे शरीर में 8 से 10 मीटर लंबी होती है। दोस्तों, आहार नाल किसे कहते हैं? यानी कि मुंह से लेकर के और गुदा तक की जो लंबाई होती है, मुंह से लेकर के गुदा तक की जो लंबाई होती है वो कहलाती है आहार नाल। अब दोस्तों, ये जो आहार नाल है ये क्या कार्य करती है? तो पहली बात तो ये भोजन का करती है सरलीकरण। तो भोजन का सरलीकरण किसके द्वारा होता है? आहार नाल के द्वारा। दूसरा कार्य करती है ये पाचित भोजन का अवशोषण। पाचित भोजन का अवशोषण, तो पाचित भोजन का अवशोषण भी करती है कौन? आहार नाल। तो पहली बात तो ये भोजन का सरलीकरण, दूसरी बात पाचित भोजन का अवशोषण करती है, और तीसरा कार्य होता है इसका यह भोजन को मुंह से लेकर के और गुदा तक, यानी कि मल द्वार तक पहुंचाती है आहार नाल। तो हमने अब तक ये पढ़ा है कि मनुष्य में भोजन का पाचन होता है आहार नाल में। इसकी लंबाई होती है 8 से और 10 मीटर। मुंह से और मल द्वार तक की लंबाई को कहते हैं आहार नाल। इसके 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य है भोजन का सरलीकरण, दूसरा कार्य है पाचित भोजन का अवशोषण, और तीसरा है यह भोजन को मुंह से लेकर के और मल द्वार तक पहुंचाती है। अब दोस्तों, ये आहार नाल कैसी होती है, कौन कौन से इसमें भाग होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले बात करें, पाचन तंत्र की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि इस प्रकार से ये आहार नाल हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो इस प्रकार ये आहार नाल होती है। तो दोस्तों, अब इसके कौन कौन से भाग हैं हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो है हमारा आहार नाल का सिस्टम किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात करें तो ये तो होता है मुंह। उसके बाद में इस भाग को कहते हैं हम ग्रसनी, और ये जो नलिका होती है इसको कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में ये जो भाग है इसको कहते हैं आमाशय। उसके बाद में आती है छोटी आंत, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, जिनके नाम है DJI, यानी कि इसका अर्थ होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। उसके बाद में होता है जेजुनम। जेजुनम। और उसके बाद में होता है इलियम। उसके बाद में भाग है इलियम। तो दोस्तों, पहला भाग है इसका मुंह, दूसरा भाग है ग्रसनी, तीसरा भाग है ग्रासनली, और चौथा भाग है आमाशय। 5वां भाग है छोटी आंत, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं DJI। उसके बाद में दोस्तों ये जो भाग है इसको कहते हैं हम बड़ी आंत, और इसके 2 भाग होते हैं कॉलन और सीकम। तो इसके 2 भाग हैं कॉलन और सीकम। उसके बाद में ये जो भाग है इसे कहते हैं हम मलाशय,
और लास्ट में होता है मल द्वार। अब दोस्तों इस आहार नाल में कौन कौन से भाग हैं, तो हमें अभी पता चला है कि पहला भाग है मुंह, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा आमाशय। अगला है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं डी, जे, आई। उसके बाद में होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के 2 भाग हैं कॉलन और सीकम, मलाशय और मलद्वार। अब दोस्तों इन भागों में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये हम जानेंगे। अब इस पाचन में कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, मतलब कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो पाचन में सहायक होती हैं। तो वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, तो एक तो होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ये 3 प्रकार की होती हैं। उसके बाद में यकृत ग्रंथि और तीसरी ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। तो ये तीनों ग्रंथियां पाचन में सहायक होती हैं। पहली ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। ये तीनों पाचन में सहायक ग्रंथियां होती हैं। इसके अतिरिक्त ये पाचन तंत्र के भाग हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम में जहां तक क्वेश्चन आता है वो इन 3 स्थानों से आता है, या तो मुंह से आएगा, या फिर आमाशय से, और या फिर आता है छोटी आंत। तो ये इंपॉर्टेंट भाग है पाचन तंत्र के। पहला मुंह, दूसरा आमाशय और तीसरा है छोटी आंत। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मुंह। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे मुंह के बारे में कि मुंह में क्या होता है और किसका पाचन होता है। तो आप देख रहे हैं जीके टूटन सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बात करते हैं, अब हम पहुंच गए, ये आहार नाल का पहला भाग है, उसका नाम है मुंह, यानी कि माउथ इसको कहते हैं। दोस्तों ये जो मुंह होता है इसकी संरचना जो होती है वो कटोरे जैसी होती है, यानी हम सबका मुंह कैसा होता है, कटोरे जैसा। दोस्तों अब इस मुंह में 3 चीजें होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए सबसे पहली बात करें तो इस मुंह में होती है टंग, यानी कि जीभ होती है। एक दोस्तों इस मुंह में होती है दांत, एक होते हैं इसमें दांत। और तीसरा बात करें तो इसमें होती है लार ग्रंथि। तो इन तीनों जो भाग हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहला है जीभ। दोस्तों ये जो जीभ होती है ये फेनुअल लिंगामेंट के द्वारा, एक लिंगामेंट होता है, लिंगामेंट किसे कहते हैं, तो लिंगामेंट हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाली संरचना होती है। तो फेनुअल लिंगामेंट के द्वारा ये जीभ एक अस्थि से जुड़ी होती है, हड्डी से, और उसका नाम है हायड अस्थि। तो जीभ फेनुअल लिंगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है हायड अस्थि से। दोस्तों ये जीभ करती क्या है, तो जीभ पहला कार्य तो है इसका कि यह भोजन में मिलाती है लार। तो यह भोजन में मिलाती है लार, सलाइवा, और लार मिले भोजन को कहते हैं बोलस। तो दोस्तों लार मिला भोजन क्या कहलाता है, बोलस। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मुंह में भोजन का प्रकार होता है, तो बोलस। और बोलस क्या है कि लार मिले भोजन को कहते हैं बोलस। जीभ फेनुअल लिंगामेंट के द्वारा कौन सी अस्थि से जुड़ी होती है, हायड अस्थि से। और दोस्तों दूसरा कार्य होता है, ये हमें टेस्ट के बारे में पता लगाती है, यानी कि जो स्वाद का पता लगता है वो भी हमें किसके द्वारा लगता है, जीभ के द्वारा। अब स्वाद का पता कैसे लगेगा, तो दोस्तों जीभ को हम 4 भागों में बांट देते हैं। इस प्रकार इसको 4 भागों में बांट देते हैं। ये सबसे टॉप है, टॉप भाग होता है। इसके द्वारा स्वीट, उसके बाद में साल्ट, उसके बाद में सॉर, और सबसे लास्ट में होता है बिटर। इनका अर्थ होता है दोस्तों कि सबसे अग्र भाग के द्वारा हमें मीठे का ज्ञान होता है, साल्ट यानी कि उसके बाद हमें नमकीन के बारे में पता लगता है, उसके बाद में हमें खट्टे का ज्ञान होता है, और बिटर यानी कि लास्ट में हमें कड़वे का ज्ञान होता है। तो मुंह
एक कटोरे जैसी संरचना होती है, उसमें 3 चीजें होती हैं, जीभ, दांत और लार ग्रंथि। दोस्तों ये जीभ जो होती है ये फेनुअल लिगामेंट के द्वारा हाइड अस्थि से जुड़ी होती है, और ये जीभ करती क्या है कि एक तो भोजन में लार मिलाती है, लार मिले भोजन को कहते हैं बोलस, और दूसरा ये हमें टेस्ट के बारे में बताती है, स्वाद के पता कराती है। तो सबसे अग्रभाग के द्वारा मीठा, उसके बाद नमकीन, उसके बाद खट्टा और उसके बाद कड़वे का हमें ज्ञान होता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम दांतों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में दोस्तों, दांतों के बारे में। अब ये जो दांत होते हैं वो मनुष्य के जो दांत होते हैं ये मसूड़ों में धसे होते हैं। तो मनुष्य के दांत किसमें धसे होते हैं, मसूड़ों में, इसलिए इनको कहते हैं हम गर्तदंती। गर्तदंती का अर्थ होता है कि टीकोडेंट। तो हमारे दांत कौन से प्रकार के होते हैं, टीकोडेंट, यानी कि गर्तदंती, मसूड़ों में धसे होते हैं। हमारे दांत मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इन दांतों को कहते हैं विषम दंती, विषम दंती यानी हेट्रोडेंट। तो हमारे जो दांतों का प्रकार होता है वो होता है हेट्रोडेंट, यानी कि विषम दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन आया एसआई में, तो उसमें आया था कि दांतों की जो ऊपरी परत होती है उसका नाम होता है एनेमल। तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जबकि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है एनेमल। और एनेमल बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की। तो एनेमल का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। तो दांतों की ऊपरी परत क्या कहलाती है, एनेमल। और एनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, इसका निर्माण होता है दोस्तों कैल्शियम फास्फेट के द्वारा। हम पढ़ रहे हैं दांतों के बारे में। दांतों का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। मनुष्य के दांत मसूड़ों में धसे होते हैं, इसलिए होते हैं गर्तदंती यानी टीकोडेंट। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं विषम दंती यानी कि हेट्रोडेंट। बात करें कि दांतों की ऊपरी परत को कहा जाता है एनेमल। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होती है और यह बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार। इसलिए मनुष्य को कहते हैं हम डाइफोडेंट, डाइफोडेंट यानी कि द्विबार दंती। तो मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार। 2 बार आते हैं, एक तो दूध के और दोबारा स्थायी दांत आते हैं। तो 2 बार दांत आते हैं, इसलिए मनुष्य को कहते हैं डाइफोडेंट यानी कि द्विबार दंती। मसूड़ों में धसे होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं टीकोडेंट। अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं विषम दंती, हेट्रोडेंट। और दांतों के ऊपरी परत को कहते हैं एनेमल। यह शरीर का सबसे कठोर भाग है, यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। यह कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है और मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए मनुष्य कहलाता है डाइफोडेंट, द्विबार दंती। अब दोस्तों ये दांत कौन कौन सा इनका प्रकार होता है, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं ICPM, यानी इंसीजर, कैनाइस, प्रीमोलर और मोलर। तो दोस्तों दांत होते हैं 4 प्रकार के ICPM। इंसीजर पहला प्रकार है इंसीजर, दूसरा प्रकार है कैनाइस, दूसरा प्रकार है कैनाइस, तीसरा प्रकार है प्रीमोलर, तीसरा प्रकार है दोस्तों प्रीमोलर, और चौथा प्रकार है मोलर। तो बात करें दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइस, प्रीमोलर और मोलर। अब दोस्तों बात आता है कि टीथ फॉर्मूला क्या होता है। तो वयस्कों में यह फॉर्मूला होता है 21-23 बटा 21-23 और इसका गुणा कर देते हैं 2 से। तो इनकी संख्या आती है 4 और 2 6,
6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 गुणा 2 बराबर 32। तो वयस्क में दांतों की संख्या होती है दोस्तों 32। अब बात करें बच्चे में, तो बच्चे में होते हैं देखिए 21 20 बटा 21 20 गुणा 2, इनका गुणा करेंगे 4 और 2 6 और 4 10 गुणा 2 बराबर 20। तो बच्चे में दांतों की संख्या होती है दोस्तों 20 और वयस्क में होती है 32। दांत होते हैं 4 प्रकार के, दांतों का अध्ययन करते हैं ओडोंटोलॉजी में, और मनुष्य के दांत मसूड़ों में धसे होते हैं इसलिए कहलाते हैं टीकोडेंट। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं इसलिए इसे कहते हैं विषमदंती या हेट्रोडेंट। दांतों के ऊपरी परत का नाम है इनेमल, यह शरीर का सबसे कठोर भाग है और यह कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं इसलिए मनुष्य कहलाता है द्विबार दंती। अब दोस्तों नेक्स्ट मुंह के बारे में हमें पढ़ना है, किसमें से? लार ग्रंथियों के बारे में से। ये लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इसके बाद लार ग्रंथियों के बारे में। तो लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं। तो बात करें हम लार ग्रंथि, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सब लिंगुअल, एक होती है सब मैंडिबुलर और एक होती है पैरोटिड, यानी कि इसको कहते हैं हम अधोजिह्वा, इसको कहते हैं हम अधोजंब और इसको कहते हैं कर्णपूर्व या फिर चीक ग्लैंड, या फिर इनको कहते हैं चीक ग्लैंड और वैसे बोला जाता है पैरोटिड। ये जो तीनों लार ग्रंथियां हैं इनमें सबसे बड़ी होती है पैरोटिड। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है दोस्तों, उसका नाम है पैरोटिड। ये कहां पाई जाती है? चीक यानी होते हैं गाल, तो ये कहां पाई जाती है? गालों में पाई जाती है। इसे ही सर्प में विष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो सर्प में विष ग्रंथि के नाम से कौन सी लार ग्रंथि को जाना जाता है? पैरोटिड। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम भी है दोस्तों पैरोटिड। इन तीनों के द्वारा निकलती है दोस्तों लार। अब ये जो लार होती है इसकी प्रतिदिन जो मात्रा होती है वो होती है 1.5 लीटर पर डे, यानी प्रतिदिन इतनी लार हमारे मुंह में निकलती है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ये जो लार होती है तो इस लार की पीएच कितनी होती है? तो लार की पीएच होती है 6.8, यानी कि हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है। तो हमारी जो लार होती है उसकी मात्रा तो होती है 1.5 लीटर पर डे और इसकी पीएच होती है 6.8 और इसकी प्रकृति होती है हल्की अम्लीय। अब दोस्तों अगला प्रश्न ये आता है कि लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, तो एंजाइम कौन सा पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो होता है लाइसोजाइम, ये तो क्या करता है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें नष्ट करता है लाइसोजाइम। ये अश्रु और पसीने में भी पाया जाता है। अगला होता है एमाइलेज या फिर इसको कहते हैं टाइलिन या फिर डायस्टेज। ये मंड का पाचन करता है। तो मंड या स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज या टाइलिन। ये निकलता है लार ग्रंथियों से और लार में पाया जाता है। तो दोस्तों मंड का जो पाचन होगा वो कहां से शुरू होता है? मुंह से। तो मुंह में हमने 3 चीजों के बारे में अभी पढ़ा। एक तो होती है जीभ, नेक्स्ट होते हैं दांत और तीसरी होती है लार ग्रंथि। तो दोस्तों अब ये तो होता है मुंह में। अब मुंह के बाद जब इसमें से मंड का या स्टार्च का पाचन हो जाता है, इसके बाद ये पहुंच जाता है ग्रसनी में। अब ग्रसनी में जैसे ही भोजन पहुंचेगा तो ग्रसनी का जहां पर एंड होता है, ग्रास नली जहां से स्टार्ट होती है,
तो इसका मतलब यह है कि ग्रास नली के शीर्ष पर, ग्रास नली के शीर्ष पर, शीर्ष भाग पर, टॉप पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जो होता है इसे कहते हैं घाटी ढक्कन। ये घाटी ढक्कन क्या करता है, एक स्विच की तरह कार्य करता है, और स्विच की तरह कार्य इस प्रकार करता है कि यह भोजन को तो ग्रास नली में भेजता है और वायु को भेजता है दोस्तों श्वास नली में। तो वायु को तो श्वास नली में भेजेगा और भोजन को भेजेगा ग्रास नली में। दोस्तों ग्रास नली के शीर्ष पर एक ढक्कन होता है जिसे कहते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस। यह स्विच की तरह कार्य करता है। यह भोजन को भेजता है ग्रास नली में और वायु को भेजता है श्वास नली में। दोस्तों भोजन और वायु का जो समान माध्यम होता है वो होता है ग्रसनी, यानी कि यहां तक वायु और भोजन दोनों साथ साथ आते हैं, उसके बाद उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो उनके रास्तों को जो अलग अलग करता है वो करता है एपिग्लॉटिस यानी कि घाटी ढक्कन। अब दोस्तों ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये एक ऐसा भाग है जो भोजन को मुख से और पहुंचा देता है आमाशय में। तो नेक्स्ट स्टेप है आमाशय में पाचन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है आमाशय में पाचन। तो आमाशय में किसका पाचन होता है और कैसे होता है? सबसे पहली बात करें, ये आमाशय जो होता है इसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। इसकी कैपेसिटी होती है लगभग 3 लीटर। तो इसकी जो क्षमता होती है आमाशय की वो होती है लगभग 3 लीटर। इसमें आता है जठर रस, और जठर रस की जो पीएच होती है वो 1.2 से 1.5 होती है। दोस्तों इस आमाशय में कुछ एंजाइम निकलते हैं। अब वो कौन कौन से एंजाइम हैं? तो एक तो आमाशय में होता है जल। तो ये जो जल होता है इसका परसेंटेज होता है 99%, और ये तो एक विलायक का कार्य करता है। सबसे उत्तम विलायक होता है जल, तो भोजन को घोलने का कार्य करता है। इसके बाद में एक एंजाइम होता है उसका नाम है रेनिन, अगला होता है पेप्सिन, और अगला होता है इसमें HCl जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आमाशय में यानी कि हमें 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना है, एक तो रेनिन, पेप्सिन और HCl। अब दोस्तों ये रेनिन जो होता है ये केवल शिशु व बछड़ों में पाया जाता है। शिशु व बछड़ों में ही पाया जाता है, बछड़ों में। तो शिशु व बछड़ों में पाया जाता है केवल कौन सा? रेनिन। ये दोस्तों दूध में पाए जाने वाली कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसीन में बदलता है, और यह वयस्कों में नहीं पाया जाता है। तो वयस्कों में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? रेनिन। केवल किसमें होता है? शिशु व बछड़ों में। ये दूध में पाए जाने वाली कैसीन प्रोटीन को बदलता है पैरा कैसीन में। नेक्स्ट पॉइंट बात करें पेप्सिन, ये वयस्कों में होता है और यह प्रोटीन का पाचन करता है। तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? आमाशय से। ये जो HCl होता है दोस्तों ये भोजन का माध्यम कर देता है अम्लीय, और HCl मिले भोजन को कहते हैं कायम। तो HCl मिला हुआ भोजन कहलाता है कायम। तो इसका मतलब यह है कि आमाशय में भोजन का प्रकार होगा दोस्तों कायम। ये भोजन को करता है अम्लीय, और जो लार से बच करके, लाइसोजाइम एंजाइम से बच करके जो हानिकारक सूक्ष्मजीव पहुंच जाते हैं आमाशय में, तो उनको ये नष्ट करता है HCl। तो 2 काम याद रखने हैं अपन को, एक तो ये भोजन को बनाता है अम्लीय, दूसरा ये हानिकारक सूक्ष्मजीवों को करता है नष्ट, और HCl मिले भोजन को कहते हैं कायम, और आमाशय में भोजन का प्रकार होता है कायम। पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? आमाशय से, और मंड का पाचन मुंह से। रेनिन केवल शिशु व बछड़ों में पाया जाता है, वयस्कों में नहीं पाया जाता है। यह दूध में पाए जाने वाली कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसीन में बदलता है। अब दोस्तों बात करें तो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया आमाशय से।
लेकिन अब इसका लास्ट जो भाग है वो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है और उसका नाम है छोटी आंत। तो अब दोस्तों छोटी आंत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों? छोटी आंत में दो रस निकलते हैं। एक तो होता है पित्त रस, पित्त रस इसको कहते हैं बाइल जूस। एक तो आता है बाइल जूस और एक आता है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस इसको कहते हैं हम पैनक्रियाज जूस। पैनक्रियाज जूस। पित्त रस की पीएच, सबसे पहले आता है प्रश्न पित्त रस की पीएच। तो इसकी जो पीएच होती है वो होती है 7.8। तो दोस्तों पित्त रस की पीएच क्या होती है? 7.8, जबकि अग्नाशयी रस की पीएच होती है 7.7। ये पित्त रस का निर्माण पूछा जाता है। तो पित्त रस का निर्माण कहां होता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, उसका नाम है यकृत। और दोस्तों ये संचित यानी कि इकट्ठा कहां पर होता है? पित्ताशय में। ये इकट्ठा होता है पित्ताशय में। इसकी एक खासियत और है कि इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है पित्त रस में। तो दोस्तों ये करता क्या है? पहली बार ये भोजन का माध्यम बनाता है क्षारीय, क्योंकि आमाशय में भोजन था दोस्तों अम्लीय, उसको क्षारीय कौन करेगा? छोटी आंत में पित्त रस। पहला कार्य। दूसरा कार्य, ये वसा में घुलनशील विटामिनों, वसा में घुलनशील विटामिनों का अवशोषण करता है। तो वसा में घुलनशील विटामिनों का अवशोषण कौन करेगा? पित्त रस। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के। तो इन विटामिनों का अवशोषण करता है दोस्तों पित्त रस। इसकी पीएच कितनी है? 7.8। इसका निर्माण कहां होता है? यकृत में। यह संचित कहां पर होता है? पित्ताशय में। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह भोजन को बनाता है क्षारीय और वसा में घुलनशील विटामिनों का करता है अवशोषण। और दोस्तों चौथा कार्य होता है इसका वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण यानी कि वसा को गोलियों में बदलने की क्रिया कहलाती है पायसीकरण। तो ये वसा का पायसीकरण भी करता है पित्त रस। अब दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि इसमें दो वर्णक होते हैं, दो वर्णक पाए जाते हैं पित्त रस में, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो एक होता है बिलीरुबिन। अब यदि बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है तो एक रोग हो जाता है, उसे कहते हैं पीलिया। अब क्वेश्चन आता है कि पीलिया में प्रभावित अंग होता है यकृत। और बिलीवर्डिन क्या करता है दोस्तों? बिलीवर्डिन हमारे मल के रंग को पीला करता है। तो मल का रंग पीला करता है बिलीवर्डिन। और बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है तो पीलिया हो जाता है। तो वह कौन सा रस है जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है? उसका नाम है पित्त रस। पित्त रस का निर्माण कहां होता है? यकृत में। संचित कहां होता है? पित्ताशय में। और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपन का अग्नाशयी रस। इसे कहते हैं पूर्ण पाचक रस। तो पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशयी रस को। इसमें 3 एंजाइम होते हैं लॉटिए। 3 एंजाइमों का नाम है लॉटिए। तो लॉ से बनता है लाइपेज, लाइपेज, उसके बाद में ट्रिप्सिन, उसके बाद में ट्रिप्सिन, और ए का अर्थ है एमाइलेज। दोस्तों ये करते क्या है? लाइपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जो भोजन होता है उसमें ये 3 ही मुख्य घटक होते हैं। इन सब का पाचन कर देता है कौन सा रस? अग्नाशयी रस। इसलिए इसे कहते हैं पूर्ण पाचक रस। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहां पर होता है? छोटी आंत में। तो ये तो बात हमने पढ़ी छोटी आंत के बारे में। अब दोस्तों जो भी कुछ भोजन में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन सब का पाचन और अवशोषण हो जाता है छोटी आंत में। अब केवल भोजन में रह जाता है जल।
तो क्वेश्चन आता है कि जल का अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है? तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आती है कि अब भोजन पहुंच जाएगा मलाशय में। तो मलाशय में कुछ पेशियां पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं सवर्णी पेशियां, और ये पेशियां क्या करती हैं, ये मल को आगे बढ़ाती हैं और मल पहुंच जाता है मल द्वार पर, जहां से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें बात ये समझ में आई कि मंड या स्टार्च का पाचन मुंह से शुरू होता है। मुंह में 3 भाग हमने पढ़े, एक तो होती है जीभ, दांत और लार ग्रंथि। जल का अवशोषण बड़ी आंत में, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो दोस्तों ये था पाचन तंत्र। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट अगले टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।